हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 143 से लेके सेक्शन 148 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये 2018 के अंदर अमेंड हुआ था, जिसके अंदर दो सेक्शंस को इंक्लूड किया गया था, सेक्शन 143A एंड सेक्शन 148। तो इन दोनों सेक्शंस को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा हम सेक्शन 143, 144, 145, 146, 147 को देखेंगे। अब देखिए, जब हम आते हैं सेक्शन 143 के ऊपर, उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बेरेट को जरूर लेके बैठिएगा जब आप इन सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम बेरेट से पढ़ते हैं तो हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं और हमारे दिमाग में भी बैठ जाती हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम बेरेट के मेन वर्ड्स यूज करते हैं तो हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और कोर्ट के अंदर भी यही यूज होती है। अब देखिए, सेक्शन 143 के ऊपर जब हम आए तो ये क्या बोलता है, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समरली, मतलब कि समरी ट्रायल की बात हो रही है यहाँ पे। अब समरी ट्रायल की बात हो रही है तो वो समरी ट्रायल कहाँ पे दिया गया, हमें सीआरपीसी के अंदर दिया गया और हमने पूरा समरी ट्रायल पढ़ा है किस तरीके से चलता है। सेक्शन 262, 263, 64, 65 वहां पे इसके बारे में दिया गया है। तो ये जो सेक्शन 143 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये बोलता है कि जो एनआई एक्ट के केसेस होते हैं, मतलब जो सेक्शन 138 के केसेस होते हैं एनआई एक्ट के, वो उनका ट्रायल जो है वो समरली चल सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन उस केस के अंदर जो मैक्सिमम सजा है वो 1 साल तक की होनी चाहिए या फिर जो फाइन है वो मैक्सिमम 5,000 रुपए का होना चाहिए। लेकिन जहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसके अंदर फाइन जो है 5,000 से ऊपर जाएगा या फिर जो सजा है वो 1 साल एप्रोप्रिएट नहीं है, उससे ऊपर की सजा जाएगी, तो वहां पे फिर उसका ट्रायल समरी की तरह नहीं चलता, उसकी प्रोसीडिंग आगे पूरी चलती है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर केस का स्पीडी ट्रायल चल रहा है तो वहां पे जो प्रोसीडिंग है वो विद इन 6 मंथ्स कोर्ट को कोशिश करना है कि वो खत्म हो जाए। अब ऐसा ज्यादातर होता है कि 6 महीने में खत्म नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि 6 महीने के अंदर कोशिश करना है कि वो केसेस खत्म हो जाए। एक बार हम बेरेट में से जरूर रीड करते हैं सेक्शन को कि ये क्या बोलता है। सेक्शन 143 बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, कि भाई जो भी चीज दी गई है, ऑल ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, की जितने भी ऑफेंसेस है इस चैप्टर के अंदर, शेल बी ट्राइड बाय अ जेएम ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर आप किसी स्टेट में चले जाएंगे तो, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 262 टू सेक्शन 265 बोथ इंक्लूसिव ऑफ द सेड कोड शेल एज फार एज मे बी अप्लाई टू सच ट्रायल्स। तो मतलब जो समरी ट्रायल वाली बात है वो पूरी एप्लीकेबल होगी इन केसेस के ऊपर। एज फार एज मे बी प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल, लेकिन वहां पे प्रोवाइडेड क्या है कि कब आप समरी ट्रायल चलाओगे, उसके लिए प्रोवाइडेड बोलता है कि उसके अंदर जो कन्विक्शन है वो कितनी होनी चाहिए, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल तक की सजा होगी, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, एंड एन अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए से ऊपर का जुर्माना नहीं लगना चाहिए। जब कौन सा प्रोविजन चलेगा, समरी ट्रायल का प्रोविजन चलेगा। तो फिर बोलता है, provided further that when at the commencement of or in course of a summary trial, कि भाई जब शुरुआत हुई या फिर summary trial के दौरान, under this section it appears to the magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed, कि वो ऐसा ऑफेंस चल रहा है, ऐसा वो केस चल रहा है जिसके अंदर 1 साल से ऊपर की सजा पास की जा सकती है, और इट हैज फॉर एनी अदर रीजन अनडिजायरेबल टू ट्राई द केस समरली, या फिर और किसी वजह से मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो केस है वो समरली ट्रायल उसका नहीं होना चाहिए। द मजिस्ट्रेट शेल आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, तो फिर वो पार्टीज को फिर वही पूरा सुनेगी। उसके बाद क्या करेगी, मतलब जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड देयर आफ्टर रिकॉल एनी विटनेस, फिर जो भी है उसके लिए ऑर्डर देगा और फिर अब किसी भी विटनेस को रिकॉल कर लेगा, उसको पूरे अच्छे से सुनेगा जैसे ट्रायल के अंदर होता है। And thereafter examine and proceed to rehear the case in a manner provided in the said code. Said code मतलब कि सीआरपीसी के अंदर जैसे दिया गया है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है, the trial of the case under this section shall so far as practicable consistently with the interest of justice be continued from day to day until its conclusion, की जो इसका ट्रायल है एक तरीके से डे टू डे तौर पर चलना चाहिए, unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reason to be recorded in writing। लेकिन जहां पे कोर्ट को लगता है कि वो ऐसा नहीं चलना चाहिए, डे टू डे नहीं चलना चाहिए, तो वहां पे वो अपना रीजन देगा कोर्ट और फिर जैसे प्रोसीडिंग चलानी है वैसे प्रोसीडिंग उसकी चलाएगा। Every trial under this section shall be conducted as expeditiously as possible, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी चलाना चाहिए इसके अंदर जो भी ट्रायल चलेगा।
and an endeavor shall be made to conclude the trial within the 6 months from the date of filing of the complaint। कि पूरी अपने सारे प्रयत्न करने चाहिए, अपनी पूरी एंडीवियर करनी चाहिए कि जो जिस दिन वो कंप्लेंट फाइल हुई थी उसके विदिन 6 मंथ्स ये जो ट्रायल है ये खत्म हो जाए, इसका डिसीजन आ जाए। तो सेक्शन 143 हमें ये सारी बात बोल रहा है। पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समरली, कब वो समरली कर सकता है, कब समरली नहीं करता, कितने टाइम में खत्म कर देना चाहिए और किसके पास इसका ट्रायल चलता है। सेक्शन 143 में इतनी बात बोल रहा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर कर दूंगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 143A के ऊपर। ये जो सेक्शन था ये 2018 के अंदर ऐड हुआ था अमेंडमेंट के बाद, जिसके अंदर ये बोला गया था पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। इंटरिम कंपनसेशन की बात हुई थी, मतलब कि जब कोई केस फाइल किया गया, मतलब कंप्लेंट की गई और ये जो केस की जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो इसके अंदर जो मजिस्ट्रेट था या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास था वो क्या कर सकता था, मतलब उसके पास क्या पावर है कि वो जो जिसके अगेंस्ट केस डाला गया है उसको ये ऑर्डर कर सकता है कि वो एक इंटरिम कंपनसेशन इसको पे करे कंप्लेनेंट को। वो इंटरिम कंपनसेशन उस अमाउंट के जिसके लिए कंप्लेंट की गई है उसके 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो प्रोविजन है ये मे प्रोविजन है, मतलब कि अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तभी वो ऐसा करेगा, अदरवाइज वो ऐसा नहीं करेगा। और इस सेक्शन का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब कि जिस दिन ये एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 2018 से, उसके बाद से ये ऐसा होगा, उससे पहले के केसेस में कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। इसके लिए कई सारे केसेस आए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो उन केसेस का नाम अभी हम देखते हैं। अब देखिए इस सेक्शन को एक बार रीड करें तो इस सेक्शन के अंदर क्या बोला गया है। ये सेक्शन बोलता है द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 143 एम्पावर्स द कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। ये सब बोल रहा है कि 2 ओकेशंस पे ऐसा होगा, क्या क्या, इन अ समरी ट्रायल और सम्मन केस, की जब समरी ट्रायल या सम्मन केस चल रहा है, वेयर द ड्रॉर प्लीड्स नॉट गिल्टी, जहां पे ड्रॉर जो है मतलब जिसके अगेंस्ट केस डाला गया है, जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, वो ये बोलता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मेरी तरफ से चेक डिसऑनर नहीं हुआ है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 147 वहां पे देखेंगे कि ये मान लिया जाता है कि अगर बैंक की स्लिप लगाई जाती है तो ये मान लिया जाता है कि वो चेक जो था वो डिसऑनर हो गया। अब बर्डन ऑफ प्रूफ ड्रॉर के ऊपर आ जाता है। अब ड्रॉर यहाँ पे ये कहने से मना कर रहा है कि मैं गिल्टी नहीं हूं, तब ये जो चीज है कोर्ट के पास ये पावर है, तब कोर्ट ऐसा कर सकता है। कंपनसेशन वाली जो बात है वो ऐसी हो सकती है। दूसरी, इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, या इसके अलावा जहां पे भी कोर्ट को ठीक लगता है, जब वो चार्जेस फ्रेम कर रहा होता है उस वक्त वो इस तरीके का ऑर्डर कर सकता है कि कंपनसेशन पे किया जाए। और अगर मान लीजिए एंड में प्रूव नहीं होता कि भाई ये प्रूव होता है कि ड्रॉर जो गिल्टी नहीं था, उसने इस तरीके का ऑफेंस नहीं किया, तो फिर वो जो कंप्लेनेंट है उसको पूरा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो भी प्रेस्क्राइब रेट होगा इंटरेस्ट का आरबीआई के द्वारा, वो इंटरेस्ट रेट भी उतने पीरियड का उसको पे करना पड़ेगा, कंप्लेनेंट को, ड्रॉर को पे करना पड़ेगा वो अमाउंट वापस करते वक्त। और ये जो कंपनसेशन पे करने का पीरियड होता है, मतलब ये जो 20% तक का अमाउंट पे करने के लिए बोला जाता है ड्रॉर को, कंप्लेनेंट को, मतलब ड्रॉर कंप्लेनेंट को जो कंपनसेशन पे करता है उसके लिए उसको 60 दिन का टाइम दिया जाता है, और अगर नहीं कर पाता तो 30 दिन का और टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, द पेमेंट ऑफ इंटरिम मेजर्स इंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट इज प्रोटेक्टेड इन द इंटरिम पीरियड बिफोर द चार्जेस आर प्रूव्ड अगेंस्ट द ड्रॉर। द इंटेंट बिहाइंड दिस प्रोविजन इज टू प्रोवाइड एड टू द कंप्लेनेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। द क्वांटम ऑफ सच इंटरिम कंपनसेशन वुड बी 20%, वही से बता है। और इसके अंदर जो केस था जिसके अंदर ये आया कि इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होगा, उस केस का नाम था जी.जे. राजा, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, वर्सेस जी.जे. राजा वर्सेस तेजराज सुराना। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के पास रीजन भी था कि उसने ऐसा क्यों बोला कि इसका इफेक्ट जो है प्रोस्पेक्टिव होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक तो ये अपने आप में एक प्रोविजन आया, और दूसरी बात की अगर इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया जाएगा, पीछे से इफेक्ट कर दिया जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग है जिसके अंदर इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जो है वो पेंडिंग पड़ा है। अगर उनके ऊपर भी अप्लाई कर दिया तो वो उसकी रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा, इररिवोकेबल हो जाएगा वो अमाउंट, इररिकवरेबल हो जाएगा वो अमाउंट, तो उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इन सब रीजंस की वजह से कि ये जो प्रॉब्लम्स ना हो, इसको प्रोस्पेक्टिव तौर पर रखा गया। जीएस राजा वर्सेस तेजराज सुराना के केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव आया, और हमें इतना पता चल गया कि वो अमाउंट वापस करना पड़ सकता है अगर केस आपके फेवर में नहीं आया तो। सेक्शन 143 के ए के अंदर हमें इतनी बात
बोली गई। अगर अभी भी आपको इसके अंदर कोई डाउट है या कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। उसके बाद सेक्शन 144 बोलता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स, कि किस तरीके से जो सम्मन्स होंगे इस एक्ट के अंदर वो किस तरीके से सर्व किए जाएंगे, उसके बारे में बोलता है। तो जो मोड ऑफ सर्विस है वो सेक्शन 144 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 144 क्या बोलता है, अगर हम इसको रीड करें, कि जो चीज सीआरपीसी में दी गई है वो चीज तो है ही। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट issuing a summons to an accused or a witness may direct a copy of summon to be served at the place where such accused or witness ordinarily reside or carry on business or personally works for gain। कहां पे वो सम्मन भेजे जाएंगे, जैसे हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं कि जहां पे वो रह रहा है या जहां पे वो काम कर रहा है या फिर जहां पे वो ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है। तो ये 3 जगह बताई गई, क्या क्या रिसाइड कर रहा है, अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है या फिर पर्सनली वर्क कर रहा है गेन के लिए, बाय स्पीड पोस्ट और बाय सच कोरियर सर्विस एज अप्रूव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कि उसको स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जो भी पोस्ट बताई गई है कि हाँ ये अप्रोप्रिएट पोस्ट है, मतलब जो जैसे आप एक एरिया कोर्ट ऑफ सेशन है उसने बोला कि हाँ मैं इस एरिया में इस पोस्ट से आप भेज सकते हो, तो उस पोस्ट के द्वारा भेजा जा सकता है या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जा सकते हैं सम्मन्स। अब वो सम्मन के ऊपर अगर साइन होकर वापस आ गया तो उसका मतलब है कि वो सम्मन जो है सर्व हो गया। अदरवाइज वो रिटर्न भी आते हैं किस तरीके से, तो उसको मान लिया जाता है कि वो सर्व्ड हो गए। क्या बोलता है, वेयर द एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द एक्यूज और विटनेस और एन एंडोर्समेंट, सम्मन किस किस को भेज रहे हैं हम, या तो हम एक्यूज को भेजेंगे या फिर हम विटनेस को भेजेंगे। अब वो जो सम्मन हमने भेजे और एन एंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट और द कोरियर सर्विसेज दैट द एक्यूज्ड फॉर द विटनेस रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द सम्मन हैज बीन रिसीव्ड, द कोर्ट इशूइंग सम्मन मे डिक्लेयर दैट द सम्मन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। अब वो जो अथॉरिटी लेके गई, वो जो स्पीड पोस्ट वाला लेके गया है, जो पोस्ट वाला लेके गया, अगर वो ये चीज लेके आता है वापस की एक्यूज ने या विटनेस ने उस सम्मन को लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो कोर्ट ये चीज प्रिज्यूम कर लेगा कि ये जो सम्मन्स है उसको सर्व्ड हो गए हैं, अगर वो व्यक्ति उसको लेने से मना कर देता है। तो ये जनरली भी जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं वहां पे भी यही होता है कि अगर किसी को सम्मन्स भेजे गए हैं विटनेस को या किसी एक्यूज को और वो उसको रिफ्यूज कर देता है लेने से, तो ये मान लिया जाता है कि उसको वो सम्मन्स सर्व हो गए हैं। सेक्शन 144 के अंदर हमें ये बताया गया कि क्या मोड ऑफ सर्विस है सम्मन्स की। तो ये 3 सेक्शन हमारे हो गए। फिर आते हैं हम सेक्शन 145 के ऊपर, एविडेंस ऑन एफिडेविट, की जो एविडेंसेस हैं जो दिए जाएंगे वो एफिडेविट के ऊपर दिए जाएंगे। सेक्शन 145 क्या बोलता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट मे बी गिवन, कि जो एविडेंसेस है किसके, कंप्लेनेंट के, वो दिए जा सकते हैं, मे बी गिवन बाय हिम ऑन एफिडेविट, कि वो एफिडेविट के ऊपर दिए जा सकते हैं। और ज्यादातर मतलब ये ऐसा है कि वो यहाँ वर्ड तो मैं यूज किया लेकिन कोर्ट जो है वो उसको एफिडेविट के ऊपर ही लेता है। By him on affidavit and may subject to all just exceptions be read and evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this said code, कि भाई जो भी चीजें हैं, जो भी exceptions हैं, उनको ध्यान में रखते हुए exceptions be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under the said code, जो भी exceptions हैं उनको ध्यान रखते हुए जो complainant की evidences हैं वो affidavit के ऊपर लिए जा सकते हैं। The court may if it thinks fit and shall on the application of the prosecution, अगर कोर्ट को ठीक लगता है या फिर एप्लीकेशन लगाने पे वर्ड का यूज हो गया shall, अगर कोर्ट को ठीक लगता है या फिर एप्लीकेशन लगाई जाती है प्रोसिक्यूशन के द्वारा तब तो ऐसा करेगा ही करेगा, और द एक्यूज या फिर एक्सक्यूज के द्वारा लगाई जाती है, summon and examine any person giving evidence on affidavit as to the fact contained therein, कि भाई जो भी उस जैसे प्रोसिक्यूशन है या एक्यूज है तो वो एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के सामने, ठीक है, या फिर कोर्ट को खुद ही ऐसा ठीक लगता है, 2 केसेस हो गए, जब कोर्ट को ठीक लगता है तो ऐसा कर लेगा, अदरवाइज जब एप्लीकेशन लगेगी तब तो होगा ही होगा ऐसा कि जिसने भी एफिडेविट के ऊपर एविडेंस दिया उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाए। क्या बोलता है, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज्ड सम्मन एंड एग्जामिन, कि उसको सम्मन भेजे और एग्जामिन करे एनी पर्सन गिविंग एविडेंस, कोई भी पर्सन जो एविडेंस दे रहा है, वो प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, वो एक्यूज भी हो सकता है, वो कोई तीसरा विटनेस भी हो सकता है, सभी के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। ऑन एफिडेविट एज द फैक्ट्स कंटेन्ड देयरिन, जो भी फैक्ट्स उसने अपने एफिडेविट में बोले हैं उसको एग्जामिन करने के लिए उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाए, जो चीजें सारी फॉलो हो, जैसे हम एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, तो उस चीज के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो ये बात हमें सेक्शन 145 के अंदर बोली गई। दोबारा बोलूंगा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट डाउट। फिर आते हैं हम सेक्शन 146 के ऊपर। सेक्शन 146 बोलता है
बैंक्स स्लिप्स प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। जैसे जब हम बैंक के अंदर चेक डालते हैं, अब चेक डालने के बाद जब वो डिसऑनर होता है तो जो बैंक होता है मेमो देता है, मेमो स्लिप देता है, जिसके अंदर वो लिखता है कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। जो भी रीजन होता है, इसके अंदर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जो भी चीजें होती हैं वो उसके ऊपर स्लिप के ऊपर देता है और उसके नीचे अपनी सील लगाता है। वो सील होना जरूरी होता है, अदरवाइज जो आपका केस होगा वो उसके अंदर वो इतनी उसकी जो अहमियत है वो नहीं रहेगी, उसको एक अच्छा एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो उसके ऊपर वो सील जरूर होनी चाहिए बैंक की। तो वो सील लगा के देता है कि भाई ये जो आपका चेक है डिसऑनर हो गया। अब ये जो स्लिप उसने दी, ये कुछ फैक्ट्स को इससे मान लिया जाता है, कुछ सर्टेन फैक्ट जो है वो प्राइमा फेसाई मान लिए जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं उस स्लिप से। तो वो चीज हमें सेक्शन 146 के अंदर दी गई है। देखिए क्या बोलता है सेक्शन 146, द कोर्ट शैल, क्या वर्ड यूज हुआ है, शैल, कोर्ट करेगा ही करेगा, शैल in respect of every proceeding under this chapter on production of bank slips or memo having therein the official mark denoting that the check has been dishonored, कि उसके ऊपर जब कोर्ट के सामने ये स्लिप लेके आई जाएगी, मेमो लेके आई जाएगा, तो कोर्ट इस चीज को मानेगा कि जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। कोर्ट को ऐसा मानना ही पड़ेगा। प्रिज्यूम द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ सच चेक अनलेस एंड अनटिल सच फैक्ट इज डिस्प्रूव, जब तक कि वो फैक्ट्स डिस्प्रूव नहीं किया जाता है। अब वो फैक्ट कौन डिस्प्रूव करेगा, ड्रॉयर डिस्प्रूव करेगा, जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, मतलब जिसने इशू किया था चेक, उसका जो चेक डिसऑनर हुआ उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर तो ये बात प्रूव कर देता है कि ये जो मेमो स्लिप गलत है या किसी भी तरीके से जो भी चीज प्रूव करता है, अदरवाइज जो कोर्ट है ये प्रिज्यूम कर लेगा कि जब बैंक स्लिप लाई गई है, इससे प्रूव हो रहा है कि जो आपका चेक के लिए कंप्लेंट डाली गई है कंप्लेनेंट के द्वारा, वो एक डिसऑनर्ड चेक है। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मेरा चेक जो है डिसऑनर हो गया। अगर वो बैंक स्लिप लगा रहा है तो वो प्रिज्यूम्ड है कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 146 इतनी बात। फिर आते हैं हम सेक्शन 147 के ऊपर। सेक्शन 147 के बोलते हैं ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। अब देखिए इतनी सी बात बोल रहे हैं कि जो ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर होंगे, जैसे 138 वाले जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं इस एक्ट के अंदर, वो सारे ऑफेंसेस कैसे ऑफेंसेस है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। मतलब कि उसके लिए आप बातचीत करके अपना जो भी अमाउंट पे करना है, जो भी करना है, आपके बीच में जो भी बातचीत हो रही है वो करके आप उस केस को खत्म कर सकते हो। क्या बोलते हैं सेक्शन 147, एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल, की जो भी ऑफेंसेस एक्ट में दिए जाएंगे वो कैसे होंगे, कंपाउंडेबल होंगे। फिर आते हैं हम सेक्शन 148 के ऊपर। ये भी 2000 सेक्शन 148 बात करता है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट की पावर के बारे में बात कर रहा है, टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर, मतलब पिछली डेट से इफेक्ट में। वहीं सेक्शन 143A जो था वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में था कि जिस दिन से आया उस दिन से एप्लीकेबल है। वहीं जो सेक्शन 148 की पावर है रेट्रोस्पेक्टिव है, पिछली डेट से भी एप्लीकेबल होगी। इसके अंदर क्या है कि जैसे अपीलेट कोर्ट होता है, अपीलेट कोर्ट में जब केस जाता है, यहाँ पे जो ड्रॉअर है वो अपने केस को लूज कर चुका है, उसके अगेंस्ट जो है डिसीजन आ गया है। तो सेक्शन 148 के अंदर जब वो अपील के अंदर जाता है, मतलब जब अपने अपील केस के अंदर जाता है, तो यहाँ पे अपीलेट कोर्ट को ये पावर है कि वो ये ऑर्डर कर सकता है कि जो ड्रॉअर है, मतलब जो अपीलेट है, वो कंपनसेशन पे करे किसको, डिफेंडेंट को, कि जितना भी अमाउंट जो लोअर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया था उसका 20%, और वो 20% एडिशन के अंदर होगा जो उसने 143 के अंदर पे किया था, और वो अमाउंट जो है मिनिमम 20% होना चाहिए। जबकि सेक्शन 143 के अंदर 143A के अंदर क्या था कि वो मैक्सिमम 20% हो सकता था। तो सेक्शन 148 के अंदर हमें यही पावर दी गई। क्या पावर, अपीलेट कोर्ट को पावर दी गई कि वो इस तरीके से ऑर्डर पास कर सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।